एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हमारा कंटिन्यू है और इसमें हमने आज डिस्कस करना है एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हम एन जो स्टेमी है नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्लस अनस्टेबल एंजाइना को लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इसका हम डेफिनेशन समझेंगे, इसके पैथोफिज समझेंगे, इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन समझेंगे, इसके डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टेमी का डेफिनेशन क्या है। स्टेमी तो हम लोग जानते हैं इट इज एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेरी सिंपल, ये असल में मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है जो रिजल्ट होता है ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंजरी को, यानी कि एक मुकम्मल इंटायर थिकनेस जो है कार्डियक मायोकार्डियल जो है उसकी ये इस्कीमिया करता है और वो मसल पर डैमेज हो जाता है। डैमेज का मतलब है उसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इस्कीमिया दैट रिजल्ट्स इनटू ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंजरी इज टर्म्ड एज स्टेमी। अगर इस्कीमिया की वजह से ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंजरी हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एलिवेशन एलिवेटेड दोनों एक ही बात है। बात समझ आ गई? वेरी सिंपल है। स्टेमी क्या है? मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से अगर ट्रांसम्यूरल इंजरी हो जाए मायोकार्डियल की तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेमी। बहुत सिंपल कर दिया। अब ये टुवर्ड द पैथोफिज कि ये किस तरह से होता है, ये इस्कीमिया और इंजरी कैसे होती हैं। वेरी सिंपल, प्लैक हम लोग जानते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज में अगर प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसकी फिर क्या होती है, रप्चर होती है। रप्चर होने के बाद थ्रोम्बस फॉर्मेशन यहाँ पर होगा और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये फिर क्या करेगा, ऑक्लूजन करेगा, इस ब्लड वेसल की जो सप्लाई है इसको बंद करेगा, ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड करेगा, ब्लड फिर मजीद आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर से जो मायोसाइट्स अवेलेबल हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, इस्कीमिया कर दिया और अभी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुँच रही, प्रोलॉन्ग हो गया तो फिर इन्फार्क्शन होगा, डेथ होगी। गॉट? तो जिसको हम लोग कहते हैं एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बहुत सिंपल। अभी क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में वही बात है, चेस्ट पेन है, ब्रेथलेसनेस है और इसकी लोकेशन एपिगैस्ट्रिक रीजन है और रेट्रोस्टर्नल रीजन है, मतलब एपिगैस्ट्रिक से जा तक है। और फिर ये पेन जो है बहुत शदीद किस्म का होता है और ये रेडिएट भी करता है, जो हम लोग बातें कर चुके हैं, करते आ रहे हैं एंजाइना से कि ये रेडिएट करता है इनटू द नेक, इंजा, बैक और आर्म। वही सारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पर भी हैं और ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 30 मिनट्स हैं। ओके, मोर देन 30 मिनट्स तक इस पेन की ड्यूरेशन हो सकती हैं। ये वैसे वो बातें मैंने यहाँ पर लिखी है जो मैं पिछले लेक्चर्स में कर चुका हूँ, क्योंकि बातें बहुत सिमिलर्स भी हैं इन किसकी, इन ACS की जितनी भी हमारे पास हैं। ओके, इन सब की बातें तकरीबन सिमिलर हैं। वेल, तो यहाँ तक पैथोफिज भी हो गई और अभी आते टुवर्ड्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी हो गया। डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। हम इसको केस से डायग्नोस करेंगे। स्टार्टिंग लेंगे हिस्ट्री से, हम हिस्ट्री को देखेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री पूछेंगे, साइन सिम्टम्स की कब से है, कैसे क्या है। ECG को ऑब्जर्व करेंगे। ECG में हम लोग देखते हैं कि चूंकि हमने भी कहा नाम के मुताबिक ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो हमने ECG देखना है कि वहाँ पर ST सेगमेंट को क्या हुआ है। एलिवेशन अगर हुआ है तो स्टेमी है, नहीं हुआ तो फिर एन स्टेमी या फिर क्या हो सकता है, अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होगा यहाँ पर जो हमारे पास ये P वेव है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, ST सेगमेंट है, इस सेगमेंट में अगर एलिवेशन आई ECG में तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास स्टेमी है। गॉट? वेरी सिंपल। अभी नेक्स्ट हमारे पास है, हम लोग इको भी करते हैं जिसमें से हम लोग हार्ट का साइज, शेप, कैपेसिटी मालूम करते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह सब को मालूम करते हैं। और फिर उसके बाद जो है बायोमार्कर्स भी हम लोग चेक करते हैं, ख़ास तौर पर ट्रोपोनिन T और I। बाकी हमारे पास है LDH है, CK है वगैरह वगैरह। तो उनके बनिस्बत बायोमार्कर्स में से खास तौर पर ट्रोपोनिन TI वेरी स्पेसिफिक है वाइल डायग्नोसिंग द ACS। अगर डायग्नोसिस के दौरान हमने डायग्नोस किया और हमारे पास इसकी वैल्यू पीक पे आई तो ये हमें बताएगा कि ये हमारे पास स्टेमी है या नहीं है। और ये हम लोग क्यों चेक करते हैं, बायोमार्कर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए कि जब भी स्टेमी होता है, हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो जब हार्ट का मसल जो है मायोकार्डियल डैमेज होता है, उनकी इंजरी होती है,
तो वो ये बायोमार्कर्स रिलीज़ करते हैं। और ये बायोमार्कर्स जब रिलीज़ करते हैं, ये 12 से 24 घंटे के दौरान जो है ये पीक पकड़ लेते हैं और फिर ये 7 से 10 दिन तक बॉडी में ही रहते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टूल हैं। अगर हम इसको लेबॉर्ट्री में एनालाइज करते हैं और मालूम करते हैं कि आया ट्रोपोनिन टी आई अवेलेबल है कि नहीं है, अगर अवेलेबल है तो इंडिकेटिंग क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस में हमें मालूम हो जाएगा कि पेशेंट इज स्टेमी। और मैनेजमेंट की बात की जाए, हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम थ्रोम्बोलाइटिक्स। स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज, रिटिप्लेज हमारे पास होता है, ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। नाइट्रोग्लिसरीन, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं। याद रखिए इन बातों को याद रखिए। हमारे पास क्या होता है हार्ट अटैक में, और ख़ास तौर पर ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें कोरोनरी आर्टरीज की, इसमें हमारे पास स्टार्टिंग से अगर हम बात लेते हैं, लिपिड ज़्यादा हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इन ड्रग्स में हमारे पास एंटी एपर लिपिडेमिक भी होंगे। और फिर क्या होता है, प्लेक फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पर से क्या हो रहा है, ब्लड अगर गाढ़ा हो तो एंटीकोगुलेंट्स भी हम लेंगे। और फिर उसके साथ साथ जो है ये यहाँ पर से जगह बात करें, हार्ट को रिलेट करते हैं। हार्ट को अभी हार्ट की तरफ जाते हैं कि हार्ट जो है उसका वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो उसको भी कम करना होता है। तो उसके लिए फिर हम लोग बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यूज़ करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि कैसे आपने ये मैनेजमेंट सीखना है, मैनेजमेंट के ड्रग्स कैसे सीखने हैं। और फिर यहाँ पर क्लॉट जब होती हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन जब होती हैं, तो वो भी आपने सीखना है कि वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स रिलीज हो रहे होते हैं, तो इनके खिलाफ भी ड्रग यूज़ करने होते हैं। तो वो सारे ड्रग्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ऑक्सीजन की कमी, तो उसको पूरा किया, बाय ऑफ ऑक्सीजन वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट थे, उसको डायलेट किया नाइट्रोग्लिसरीन के थ्रू। मॉर्फिन पेन रिलीवर है, और यहाँ पर एंटी इमेटिक्स भी देंगे क्योंकि मॉर्फिन जो है वो एमिसिस कॉज करवा सकता है। और इस चीज़ को हमने मॉनिटर करना है ड्यूरिंग थेरेपी। फिर उसके बाद जो है हम लोग लोडिंग डोज देंगे, ये आपने जनरेशन करना है रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ दी एस्टेमी। एस्पिरिन देंगे फ्रॉम 300 mg, इसका लोडिंग डोज देंगे। फिर उसके बाद मूव करेंगे टुवर्ड्स 75, और फिर साथ में जो है एक एडिशन देंगे क्लोपिडोग्रिल का 300 to 600 mg। और फिर उसके बाद जो है CYP23A इनहिबिटर्स जो हैं वो हम देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एंटी प्लेटलेट्स आप लोग जानते हैं, एग्रीगेंट्स होने से ये इनहिबिट करता है। एबिसिक्सिमैब है, प्रोसाग्रिल है, एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद वारफरिन देंगे, एंटीकोगुलेंट, बीटा ब्लॉकर्स देंगे हार्ट लोड कम करने के लिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अगेन यहाँ पर हार्ट लोड, और साथ में जो है जो ब्लड वेसल्स है उनको भी डायलेट कर रहा है, और कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट जो है उसको भी कम कर रहा है। तो बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एज अ होल जो है हार्ट का कंट्रैक्शन जो रेट है उसको कम कर रहे हैं। पोटेशियम स्पारिंग भी देंगे, मैग्नीशियम भी देंगे, एस इनहिबिटर्स और स्टूल सॉफ्टनर्स भी यहाँ पर देंगे। और आफ्टर ऑल अगर पेशेंट जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा और कॉम्प्लिकेशंस हैं साइन सिम्टम्स की, तो फिर हम लोग रीवेस्कुलराइजेशन करेंगे। और फिर उसके